दोस्तों एमपीटेट वर्ग 3 एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है सिलेक्शन गाइडर पर। आज आपका ये दूसरा डेमो वीडियो है। कल आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री का डेमो वीडियो मिला था, आज आपको एंशियंट हिस्ट्री का भी डेमो वीडियो मिलेगा। इसी तरीके से हर हर एक सेगमेंट का आपको एक पर डे डेमो वीडियो मिलेगा। अच्छा, क्लासेस इसकी जो है वो कल से शुरू हो जाएंगी एप्लीकेशन पर। हम लोग वहाँ पर शुरुआत करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। उसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़िए, और उसका जो लिंक वगैरह है वो सारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग कैसे मूव करेंगे इसमें, तो देखिए आपके सामने एक प्लानर है ना। प्लानर में देखिए यहाँ पर सोर्सेज और मीनिंग ऑफ हिस्ट्री है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास के प्रमुख स्रोतों पर हम लोग बात करेंगे, सोर्सेज पर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसी तरीके से प्रॉपर प्लानर के माध्यम से, जो हमारे सिलेबस से ही बनाया गया प्लानर है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। पूरी तरह से जो सिलेबस है उसको यहाँ पर कवर किया जाएगा टाइम पर, और बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस पर सारी चीजें आपके लिए करी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो प्राइस है इसका वो 199 रुपये रखा गया है। सारा कुछ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, मॉक टेस्ट, सिलेक्शन पीडीएफ, और साथ साथ में सारे के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, सारे आपके यहाँ पर कराए जाएंगे, कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जो वर्ग 3 चयन परीक्षा है इसकी तैयारी अब आप हमारे साथ में अगर जुड़ करके करेंगे, थोड़ा सा प्लान्ड तरीके से चलेगा। और पूरा का पूरा जो ये बैच है ना, ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने ये जीएस पढ़ ली वो कभी भी आपका तुरंत ही एग्जाम के बाद खत्म हो जाएगा। ये 1 साल वैलिडिटी के साथ में पूरा बैच कोर्स रहेगा। अब आते हैं टॉपिक पर। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही प्रमुख जो टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एक मोटा मोटा एक रिवीजन देकर, मोटा मोटा एक ओवरव्यू आपके सामने हम लोग ये प्रेजेंट करेंगे। भारत में इतिहास के जो, भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, अलग अलग प्रकार के, कोई किताब लिख गया, कोई इंस्क्रिप्शन, कोई पत्थर पर कुछ लिख करके चला गया, कोई किसी भी प्रकार का कोई आकृतियां बना करके चला गया, मुहरे बना करके चला गया, कोई यहाँ पर यात्रा करने आया, अपने यात्रा की कहानी लिख करके चला गया। बहुत सारे वेद, उपन्यास, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से इस इतिहास का पता चलता है। बहुत सारी खुदाइयों के माध्यम से, इवैक्यूएशन के माध्यम से इन कहानियों का, इन स्रोतों का पता चलता है कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पर घटी थी। कहीं कहीं पर जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कहीं पर नगरीय व्यवस्था है, कहीं पर जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से भी स्रोतों का पता चलता है। उन्हीं सारे स्रोतों को आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं, बहुत डिटेल में और आसान भाषा में बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक भूमिका हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो इतिहासकार, ये जो स्रोत हैं, है ना, भारत के इतिहास के जो इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ है, ये पूरी तरह से पुनर्निर्मित हुए, है ना। इनमें करने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का, इतिहास जो बीत गया है वो तो हमारे सामने नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे वो स्रोत, सबूत जो है वो हमें दे करके जाता है। कैसे देता है, यहाँ पर ये साहित्यिक स्रोत रहते हैं, बहुत सारे लिटरेचर के माध्यम से स्रोत हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, बहुत सारे धर्मों का उल्लेख किया जाता है। साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें कहानी, काव्य और जो कथन है वो यहाँ पर बताए जाते हैं, कहे जाते हैं। बहुत सारे जो साहित्यकार हैं उनके माध्यम से अपनी बातों को रखा जाता है। वो कहीं ना कहीं इतिहास के बारे में, उस समय के बारे में जानकारी को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, रामायण और महाभारत दोनों ही उस दौर के बहुत सारी चीजों को प्रतिदर्शित करने का काम कर रहे थे। दैवीय वो युग हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारे वेद आए, वैदिक पीरियड जो रहा, उसमें भी वेदों का संकलन किया गया, जो कि उस समय की व्यवस्था को पूरी तरह से दर्शाने का कार्य करता है ना। तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये कहीं किताबों के माध्यम से, कृतियों के माध्यम से इन चीज को उजागर किया जाता है। अच्छा, साहित्यिक कृतियों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ना, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अभिलेख हो जाते हैं। साहित्यिक कृतियों के अलावा जो दूसरा पार्ट आता है वो अभिलेखों का आ जाता है। अब अभिलेख में क्या आएगा, पत्थर हो गए, है ना, छोटे छोटे कॉइन, मुद्राएं हो गई, ये सारे जो बहुत सारे जो लोगों ने अपनी अपनी चीजें, अपने अपने मैसेजेस जो बहुत दिन तक टिके रहें, चलते रहें, इस वजह से उन्होंने अपनी चीजों को पन्ने पर नहीं लिखा, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा। उन्होंने उन सारी चीजों को पत्थर पर लिखना शुरू किया था, उन्हीं को हम लोग अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के बाद में अगला जो आता है वो आता है भाई सिक्के, है ना। सिक्के भी इंपॉर्टेंट है। सिक्कों से पता चलता है किस, अगर धातु के सिक्के हैं वो उस समय की अर्थव्यवस्था, जैसे सोने के सिक्के चल रहे हैं मतलब अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, अगर तांबे के सिक्के चल रहे हैं तो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा डामाडोल मामला वहां पर चल रहा है।
इस तरह से सिक्कों से भी हम लोगों को इतिहास और उस समय के बारे में पता चलता है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत जो बहुत सारी खुदाइयाँ होती हैं, बहुत सारे अवशेष जो पाए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर कांसे की मूर्ति निकल रही है, कहीं पर तांबे का पतीला निकल रहा है, बर्तन निकल रहे हैं, मृत भांड निकल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें वहां पर निकल करके आ रही हैं, उन्हें हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, अवशेष कहते हैं। उनको भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए इसके बाद में एक एक को अगर क्रमबद्ध तरीके से डिवाइड हम लोग करते हैं तो इसमें सबसे पहला हो जाता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा हमारा हो जाता है पुरातात्विक। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाता है लिटरेचर से रिलेटेड, लिटरेरी स्रोत जो होते हैं, जो लिखे हुए स्रोत हैं। कुछ ऐसे हैं जो पुरातात्विक हैं, आर्कियोलॉजिकल हैं, जो खुदाई में निकले हैं, जिसमें हम लोग मृत भांड, बहुत सारे जो अवशेष, डेड बॉडीज जो पाई गई, उनको बहुत बड़ा स्रोत मान करके चलते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए आर्कियोलॉजिकल स्रोत पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इमारतें हो जाएंगी। हड़प्पा की सभ्यता में आपको एक बड़ा सा स्नानागार मिला था, है ना। उपकरण हो जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो कुदाल हैं, बहुत सारे प्रकार के हल और बहुत सारी चीजें जो है वो खुदाइयों में निकलती हैं। वो क्या है, वो उस समय के उपकरण हैं जो प्रयोग हो रहे थे। उससे पता चलता है कि भाई उपकरण किस तरीके से हैं। बहुत सारे जो पुराना पाषाण काल है वहां पर उपकरण पत्थर के बने हुए पाए गए। उसके बाद में फिर तांबे पर हम लोग आते हैं, तांबे के बाद में हम लोग लोहे पर आते हैं, और उसके बाद में आधुनिक जो हमारे हथियार हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो उन उपकरणों से उस समय पर चलने वाले धातुओं का बोध होता है, कौन सा मेटल उस समय पर नोन था। अब जो मेटल नोन था उसके अकॉर्डिंग उनकी अर्थव्यवस्था, अब जैसे सोना अगर उन्हें पता है सोना किस तरह का है, लोहा अगर उन्हें पता है लोहा किस तरह का है, अगर लोहे के उपकरण यूज हो रहे हैं तो कृषि अच्छी हो रही है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा एक समय का भी आइडिया उस समय के उपकरणों से पता चलता है। मूर्तियां बहुत बड़ा स्रोत, भाई कांसे की मूर्ति जो नर्तकी की मूर्ति थी, है ना। इसके अलावा डांसिंग जो शिव हैं उनकी मूर्ति थी। इसी प्रकार से अलग अलग आकृतियां जो हड़प्पा भीमबेटका की गुफाओं में जो प्रतिदर्शित की गई हैं, उन वो मूर्तियां, वो उस तरह के कुछ ऐसे एक तरह से उपकरण जो हैं जो बनाए गए हैं, जो बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो बनाए गए हैं, है ना। इसके अलावा जो अगला आता है वो सिक्के, आर्कियोलॉजिकल में ही, खुदाई में ही निकलते सिक्के, और इनको बेसिकली इसमें शामिल किया जाता है। इमारतें भी होती हैं, उपकरण भी होते हैं, मूर्तियां भी होती हैं, और सिक्के और इसी प्रकार की अन्य भी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं आर्कियोलॉजिकल में। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है अभिलेख। ठीक है। अभिलेख का मतलब है ये कठोर सतह है, जैसे कि पत्थर हो सकता है, धातु भी हो सकता है, दीवारें भी हो सकती हैं, उन पर खुदा हुआ जो लेख है उन्हें हम लोग अभिलेख कहते हैं। पत्थरों पर मतलब सख्त होना चाहिए वो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो आपका धातु हो, या फिर दीवारें हो, वहां पर परफेक्ट जो मैसेज है वो लिखा जाएगा, है ना। परफेक्ट जो मैसेज है, जैसे कि मान लो कोई नीतियों के बारे में लिखा गया है, या फिर किसी विक्ट्री के बारे में लिखा गया है। अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण कराया था, आपको पता होना चाहिए, है ना, और उससे बहुत सारी चीजें उसके किंगडम के बारे में पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है एग्जाम्पल में, सबसे पहला जैसा कि हम लोगों ने बात की, अशोक के शिलालेख हो जाएंगे। इलाहाबाद का स्तंभ हो जाएगा जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा, है ना, जिसे नेपोलियन भारत का कहा जाता था, उसके द्वारा जो बनाए गए। हाथी गुफा का जो लेख है ना, खारवेल जो लेख है, वो भी यहाँ पर प्रतिदर्शित किया जाता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये जो हैं ये सारे चीजें हमें शासकों के बारे में, प्रशासन के बारे में, धर्म के बारे में, इसके अलावा युद्ध के बारे में, विजय के बारे में जानकारी प्रदान। कोई विजय हो करके आ रहा है तो वो उस विजय के बारे में लिख रहा है। कोई अपने धर्म के बारे में, अशोक ने धम्मों का एक तरह से विवरण यहाँ पर पेश किया था। युद्धों के बारे में, कोई युद्ध लड़ रहा है उसके बारे में वहाँ पर लिखवा रहा है। कोई प्रशासन के बारे में चीज़ों को लिखवा रहा है, कोई अपने ही बारे में लिखवा दे रहा है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो अभिलेख हैं उनसे अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है दूसरा, सिक्के। ठीक है। इंस्क्रिप्शन के बाद, अभिलेख के बाद में दूसरा जो सोर्स बनता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, वो सिक्के होता है। सिक्के से अर्थव्यवस्था का पता चलेगा, भाई किस तरह का मेटल यूज हो रहा है, तो उससे उस प्रकार की, उस समय की अर्थव्यवस्था का पता। जैसे सोने के सिक्के हैं तो अच्छी अर्थव्यवस्था है, कांसे के सिक्के हैं तो थोड़ी कम अर्थव्यवस्था है, इसके अलावा तांबा और पीतल है तो और थोड़ी कम अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी चल रही है ना। तो इस आधार पर जो सिक्के चलते हैं उनसे अर्थव्यवस्था का पता
पता चलता है। व्यापार, है ना, व्यापार का भी पता चलता है, सिक्के किस तरीके से कहाँ पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर व्यापार किस लेवल का हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। कला का भी पता चलता है, उसमें आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, उससे उस समय की कला के बारे में लोगों को किस तरीके, जैसे पंच होल कॉइन्ड पहले आते थे, मतलब एक मोहर है, उसे उठा करके मेटल के ऊपर रख दिया जाता है, वो पंच बन गया, है ना। या फिर डिज़ाइन आकृतियाँ भी बहुत आगे चल करके सिक्कों में देखने को मिली। तो वो जो, जैसे मान लो हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारे लोगों ने आकृतियां जो है वो सिक्कों पर प्रतिदर्शित करने का काम किया, तो इससे कला के बारे में भी वहां पर पता चलता है। धर्म कैसा है ना, धर्म कौन से देवी देवता को माना जा रहा है, कौन से देवी देवता को जो है वो सिक्कों में प्रतिदर्शित करने का काम किया जा रहा है, उससे उस समय के धर्म के बारे में, क्योंकि सारे लोग अपने धर्म को ही यहाँ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं सिक्कों के माध्यम से, तो यहाँ पर भी उस समय का के धर्म के बारे में पता चलता है। राजाओं के बारे में भी पता चलेगा, अपने ही नाम के सिक्के बहुत सारे राजाओं ने चलाए थे, उनके बारे में भी यहाँ पर सिक्कों से जानकारी हमें मिलती है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा सोर्स हमारा सिक्के भी हो जाता है ना। यहाँ पर नाम होगा, तिथियाँ होंगी, चित्र होंगे, उपाधियाँ होंगी, किसकी, राजाओं की, उस समय के देवी देवताओं की, उस समय के काल की, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे चित्र जो कि उस समय की कला को प्रतिदर्शित करने का काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी जाएंगी, जो काल निर्धारण में सहायक होने वाली हैं, समय को बताने के लिए वो सहायक होंगी। ठीक है, इसमें इंडो ग्रीक कॉइन्स भी हो जाते हैं, कुषाण कॉइन्स भी, गुप्त कालीन के भी सिक्के हैं, बहुत बड़े सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये बने हुए हैं। अगला जो आता है वो स्मारक और स्थापत्य आ जाता है, मोनुमेंट और आर्किटेक्चर। ये क्या बताता है, ये मंदिर, स्तूप, किला, महल और उसमें कला, तकनीकी, धर्म और समाज की जानकारी देता है। किसमें, मंदिर, स्तूप, किले और महल जो है वो किसकी जानकारी देंगे, कला की जानकारी देंगे। जैसे हम लोगों ने देखा जब मुस्लिम साम्राज्य भारत में फैल रहा था, तो भारत में गुंबद बनना शुरू हुए थे, है ना। वो पहले नहीं बनते थे, पहले हम लोग देखते थे कि जो मंदिर हुआ करते थे वो द्रविड़ आकार के, है ना, द्रविड़ पद्धति पर बनने वाले मंदिर हुआ करते थे, है ना। लेकिन बाद में फिर आगे चल करके ये मुस्लिम और बाकी सारी जो गुंबद हैं, बाकी मेहराब हैं, इनका निर्माण शुरू होता है ना। तो उस समय के कार्यकाल, उस समय पर जो शासन चल रहा था उसका धर्म क्या है, वो सारी चीजें यहाँ से प्रतिदर्शित होती हैं। मंदिरों से, स्तूपों से, किलों से, महल से क्या मिलता है, कला, तकनीकी, धर्म और समाज के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल, सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का मंदिर ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, कुतुब मीनार अगर आप देखें, है ना, कुतुब मीनार जो है, लाल किला जो है, इससे क्या होता है, इससे जानकारी उस समय की मिलती है, उस समय के शासन काल की मिलती है, उस समय के राजा रानियों की भी जानकारी वहां पर प्राप्त होती है। पेंटिंग्स है ना। उसके बाद में अगला जो सोर्स आता है वो पेंटिंग्स। भाई भीमबेटका में बहुत बड़ी लेवल पर, भीमबेटका कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर बहुत अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स का वर्णन है, और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत पुरानी पाषाणकालीन जो आकृतियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे जानवरों का वर्णन किया गया है, बनाया गया है ना। तो इस तरीके से उस समय से पेंटिंग्स जो हैं बहुत बड़ा सोर्स भी वो भी मानी जाती हैं, है ना। एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, है ना, बाग केव्स हैं, ये सारी केव्स जो हैं इनमें बहुत बड़ी बड़ी अच्छे लेवल की चित्रकलाएं प्रतिदर्शित की गई हैं, और उनसे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो ये रहे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, ये हमारे कैसे सोर्स रहे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रहे। दूसरा जो इसी का पार्ट, इसका जो डिवीजन आता है वो साहित्यिक सोर्स का आता है, लिटरेरी सोर्सेस का आता है। साहित्यिक जो स्रोत हैं उनमें जो प्रमुख हो जाता है, इसमें धार्मिक, लौकिक, विदेशी साहित्य इसमें शामिल होता है। देखिए किस तरह से चीजें हैं, सबसे पहले धार्मिक आ जाएगा। भाई जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी फिलॉसफी है, जो जीवन है सामाजिक, जो परंपराएं हैं, धर्म है, दर्शन है, ये सारी चीज़ें हमारे धार्मिक स्रोतों में आती हैं, है ना। हम लोगों ने देखा है बहुत सारे धार्मिक स्रोत हमारे पास में है, पूरा का पूरा वैदिक साहित्य धर्म पर ही बेस्ड है। इसके अलावा जो पुराने कुछ और जो शिक्षाविद और धार्मिक लोगों ने, जो धार्मिक गुरुओं ने अपनी अपनी चीज़ों को लिखा है, वो सारी चीज़ें धार्मिक स्रोतों में आती हैं, धार्मिक साहित्य में आती हैं, है ना। तो उससे क्या पता चलता है, धर्म के बारे में, वहाँ पर दर्शन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, और साथ साथ में परंपराओं के बारे में यहाँ पर पता चलता है। अच्छा, हिंदू टेक्स्ट, अगर हिंदू ग्रंथ की बात करेंगे तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि वेद हो जाते हैं, उपनिषद हो जाते हैं, पुराण हो जाते हैं, रामायण और महाभारत कोई भूल ही नहीं सकता, आज भी मौजूदा समय में भी इनका अपना अच्छा खासा रूल है। गीता को हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो अभी वर्तमान में भी ये यूज होते हैं, बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स इन्हें माना जाता है। गीता के आज भी
उपदेशों का बहुत सारे लोग नमन करते हैं, उनका पालन भी करते हैं और अपने जीवन को बेहतर स्तर पर वो ले जाने का भी उससे कार्य करते हैं। ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सारी चीजें जो हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये हिंदू ग्रंथ माने जाते हैं। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो इसमें त्रिपिटक हो जाएंगे, जातक कथाएं हो जाएंगी, है ना। इससे जातक कथाएं, बुद्ध जीवन और साथ में समाज का वर्णन करने वाले ये कथाएं हैं, ये वर्णन करने वाली चीजें हैं। ठीक है, त्रिपिटक आपको पता है 3 प्रकार के त्रिपिटक होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। उसको उनके माध्यम से बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, बुद्ध के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। जो जातक कथाएं हैं उनमें पूरी जो ओवरऑल जो सोसाइटी चल रही है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत बड़ा स्रोत ये भी माने जाते हैं। तीसरा जो प्रमुख हो जाता है, पहला हिंदू देखा, दूसरा बुद्ध देखा और तीसरा जैन। जैन में अब आगम और महावीर के जो उपदेश हैं उनका संग्रह यहाँ पर मिलता है, उनके माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो लिटरेचर का सोर्स होता है वो लौकिक साहित्य होता है। क्या होता है? लौकिक साहित्य होता है। इसमें नाटक हो गया, जीवनी हो गई, प्रासनिक दस्तावेज। अच्छा, जीवन अगर मान लीजिए किसी का जीवन संदर्भित करना है तो उसके जीवन को उसके समाज से हटा करके तो कभी भी संदर्भित नहीं किया जा सकता ना। एक मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज से अलग नहीं किया जा सकता। वो किस वजह से? क्योंकि उसको अगर समाज से ही अलग करेंगे उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो ये जितनी भी जीवनी होती हैं, जितने भी प्रशासनिक दस्तावेज होते हैं, नाटक होते हैं, नृत्य होते हैं, गली नुक्कड़ नाटक, जितना भी सारी चीजें हैं वो उस समय के समाज के बारे में जानकारी आपको प्रदान करते हैं, उस समय के समाज के बारे में वो जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्रोत इन्हें भी माना जाता है। अब देखिए, इसके बाद में जो अगला आता है वो अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का है, बहुत बड़ा एक तरह से, चाहे वो आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। गुप्तचरी के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनको आज भी रेफर किया जाता है बहुत सारी सोर्सेज में, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग इनसे डिपेंडेंट है, इनसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं। राजनीतिक आधार पर जो हमारी परिपक्वता बनती है उनमें इन्हीं सारे सोर्सेज का बहुत अच्छा खासा योगदान है। कौटिल्य ने पहला भारतीय अखंड भारत का जो एक साम्राज्य स्थापित करने में मदद की थी। बहुत बड़े ये सामाजिक सुधारक और राजनीतिक विचारक रहे थे। इनके विचारों को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं और बहुत बड़ा ये स्रोत रहता है हमारे इतिहास को जानने में। अब देखिए, यहाँ पर इसके बाद में आता है इंडिका, है ना। इंडिका क्या है? ट्रेवलर, बहुत सारे यात्री भी भारत में आए फॉरेन अकाउंट के माध्यम से, है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भारत में आता है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो है वो इंडिका नामक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन करता है, यहाँ पर वो लिखता है, उसकी रचना करता है। अब उसके माध्यम से मौर्य जो साम्राज्य है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो जो देखेगा वही तो वो लिखेगा। और आया किस में था? मौर्य साम्राज्य में आएगा, तो मौर्य साम्राज्य में ही जो चीजें चल रही थी उनको वो देखेगा और उनके बारे में वो लिखेगा और कहेगा कि भाई भारत में जो साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य की जैसा है वैसा वो लिख देगा और बताएगा कि भारत का साम्राज्य ऐसा है ना। तो वो उस समय के यात्रियों पर भी और उनके यात्रा वृतांत पर भी निर्भर करता है। राजतरंगिणी की अगर बात करें कल्हड़ के द्वारा, है ना, यहाँ पर कश्मीर के राजाओं का इतिहास इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये, है ना। कश्मीर के राजाओं का इतिहास किसने लिखा था? तो राजतरंगिणी में लिखा गया, और ये किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखा गया। 12वीं सदी का ये ग्रंथ माना जाता है। कौन सी सदी का? 12वीं सदी का ये ग्रंथ माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में हर्ष चरित्र आता है, ये भी इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ है ना। बायोग्राफी यहाँ पर किंग हर्ष की यहाँ पर लिखी गई, किसके द्वारा? बाण भट्ट ने लिखी। हर्ष चरित्र किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। तो कभी कभी वो किताबें और उनके रचयिता जो है वो हमारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, याद रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए, फॉरेन अकाउंट, कुछ विदेशी विवरण भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे चीजें देसी लोगों ने ही की रही हैं, कुछ बाहर वाले भी आकर के हमारे बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये समाज, धर्म, शासन और व्यापार के बाहरी दृष्टिकोण देने का काम करते हैं। हम आपके सामने एक टेबल लाते हैं, आप इसे देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले मेगास्थनीज जो है वो ग्रीस से आता है ना। कहां से? ग्रीस से। और मौर्यन कोर्ट में आता है, किस चीज का निर्माण करता है? इंडिका का निर्माण ये भारत में करता है। फाइन चाइना से आता है और ये गुप्त इंडिया के पीरियड में आता है, गुप्त काल में ये भारत में आता है। हुएनसांग जो है वो चाइना से ये भी आता है और हर्षवर्धन के समय पर ये भारत में आता है। अल बरूनी जो है वो पर्सिया से आता है और ये
तहकीक ए हिंद लिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किताब है, याद रखेंगे। तहकीक ए हिंद किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। कहां से आया है? पर्सिया से आया है। मार्को पोलो जो है वो इटली से आता है। मेडिवल इंडिया के समय पर ये ट्रेड और व्यापार के बारे में जानकारी ये प्रदान करता है। इब्न बतूता मोरक्को से आता है और ये तुगलक के समय पर भारत में आता है। अच्छा, ये जितने भी ये लोग हैं ना, इनको हम लोग डिटेल में अपने क्लासेस में जब कवर करेंगे तो एक एक को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और अगला इसका जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसकी क्लास कल से आपकी एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगी, वो जो टॉपिक रहेगा वो ट्रैवलर ही है। तो एक एक ट्रैवलर को वहां पर हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, डिटेल में उनको समझने का और याद करने का, क्लास में ही याद करने की कोशिश हम लोग वहां पर करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर कुल मिलाकर के निष्कर्ष देखें इसका, तो ये है कि भाई भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो विशाल, विविध और एक दूसरे के पूरक है। कोई कुछ कम है, कोई कुछ कम है, मिला करके अगर आप देखेंगे तो पूरा जो इतिहास है वो हमारा बन करके तैयार हो जाता है। एक दूसरे के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमें अतीत को प्रमाणिक और वैज्ञानिक तरीके से समझने में ये मदद करेंगे। अच्छा, अतीत के बारे में जानकारी इन्हीं स्रोतों से मिलेगी और इन स्रोतों को हम लोग इग्नोर ही नहीं कर सकते, इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में इतिहासकार को पक्षपात से बचने के लिए साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों से तुलना करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, तो उसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, तो हम लोग उतना ज़्यादा ही रेलिवेंट रह पाते हैं। उस चीज़ को यहाँ पर बचाया जाता है और करने की कोशिश की जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू क्रिएट किया है। हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का आज आपका डेमो क्लास ये आपको मिल गया है। ठीक है, अब आगे आने वाले समय पर आपको और भी सब्जेक्ट्स और भी सेगमेंट्स के डेमो वीडियोज़ मिलते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि भाई आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो वो मोटिवेशन बनेगा नहीं और लगातार फिर आपकी जो क्लासेज हैं वो आगे चल करके थोड़ा सा डाउनग्रेड चलती है। तो एनर्जी जो मिलती है वो आपके कमेंट से मिलती है, एनर्जी जो मिलती है वो आपके शेयरिंग से मिलती है, और एनर्जी जो मिलती है वो आपके द्वारा दिया गया जो पॉजिटिव मोटिवेशन है उससे मिलती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जो भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ में सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर जुड़ करके डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु को कवर करना चाहते हैं, जहां पर प्रॉपर मॉक भी कराया जाएगा, सिलेक्शन के पीडीएफ भी दिए जाएंगे, क्लास लाइव के फॉर्म में भी मिलेगी और क्लास रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी मिलेगी। लाइव क्लास एंड होने के बाद में आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएगी, जो एग्जाम क्या 1 साल तक वैलिडिटी के साथ में अवेलेबल है। और सारी की सारी ये जो एसएसटी की विचारधारा है ये मात्र 199 रुपए में आपको दी जा रही है। तो अब इससे अच्छा ऑफर आपके लिए नहीं हो सकता है। जल्दी से एनरोल करिए और अपनी तैयारी को कल से हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।